Till now, we have discussed that DNA is the genetic material. So many researchers, many experiments went on to prove this theory, and that DNA is the hereditary material or genetic material which transforms from one generation to another generation. So as we know, DNA which transfer from one generation, first gen to second gen, and like that it goes on. But how is this DNA, being a molecule, can be transferred or transmitted from one generation to another generation? By and to know about it, so there is one such mechanism which is which goes on, which we can say is the कॉपिंग मैकेनिज्म। डीएनए कॉपी नहीं होके वो कभी भी एक से दूसरे में कैसे जाएगा, है ना? तो इसको हम लोग जो कॉपिंग मैकेनिज्म बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। ओके, एंड विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ऐसा सोचने से तो बहुत नॉर्मल लगेगा कि अच्छा हाँ, एक डीएनए जो है उससे कॉपी हो रहा है, बट हाउ? एंड ऑल्सो वी नो द डीएनए बिन डबल हेलिकल इन नेचर। डबल हेलिकल का मतलब हमें पता है कि देयर आर टू स्ट्रैंड्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एंड इसका जो डबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल जो बताया गया और बेस पेयरिंग के बारे में जो बताया गया, दो महान साइंटिस्ट जो बताए थे, वाटसन एंड क्रिक। तो बेसिकली दिस वाटसन एंड क्रिक का जो कहना था, वो अपने जो पेपर में जिसमें वो मतलब पब्लिश किए थे रिलेटेड ऑन नेचर, उनका ही जो स्टेटमेंट है अगर उसको रिकॉर्ड किया जाए, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग, द पेयरिंग बस पेयरिंग वी आर विच वी आर टॉकिंग अबाउट, द बेस पेयरिंग ऑफ ATGC or the nitrogenous base we have postulated immediately suggests a possible coping mechanism, and this coping mechanism is required for the transmission of this genetic material। and ये coping mechanism को ही हम लोग बोल रहे हैं replication। so one more thing I will just add here, first of all RIP to James Watson। and means अभी 2 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। एंड एक मजे की बात, मतलब मैं जो देखा कि he born on 6 April 1928 and died on 6 November 2025। So maybe the number 6 maybe is a very special number for that person. Okay, let it be. So with this, we are going to start with this, which we will say about, which is known as replication। But before replication, just मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगा। We know the DNA is a double helical structure, and as we are saying, this is double helical having 5 prime to 3 prime one strand, and there is complementary 3 prime to 5 prime। and यही तो होगा कि इसका एक जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो रेप्लिकेट हो रहा होगा, रेप्लिकेट हो रहा होगा तो और एक स्ट्रैंड बनाएगा, राइट? सो दिस एंड द स्ट्रैंड, ओके। तो इसी तरीके से एक स्ट्रैंड का दूसरा स्ट्रैंड। पर ये जो रेप्लिकेशन को बताने के लिए इसमें जितने साइंटिस्ट थे, उनको बहुत मशक्कत करना पड़ा। इतना इतना आसानी से ये उनको मतलब नहीं मिला था। इट इज एक्चुअली ड्यू टू डिफरेंट रिसर्चेस, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, उसी टाइम दौरान, आफ्टर दिस प्रपोजल ऑफ दिस मॉडल ऑफ डबल हेलिकल मॉडल एंड अबाउट द रेप्लिकेशन, बहुत सारे डिफरेंट स्कीम्स प्रपोज किए गए, बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए गए। हमारे सिलेबस में बस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ जो डीएनए रेप्लिकेशन है, बट उसके साथ में और दो मॉडल को ऐड करूंगा। एंड इसी के साथ मैं अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा द थ्री मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशन। एंड ये जो तीनों मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशन में जो लास्ट हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इट इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। वो हमारे सबसे मेन डिस्कशन रहेगा। बट बिफोर दैट, एक ओवरऑल आइडिया मैं देना चाहूंगा वो जो बाकी मॉडल ऑफ जो रेप्लिकेशन है। एंड इसी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन को कैसे वी फाउंड दैट इट इज गोइंग ऑन, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी जानेंगे, जिसको हम लोग मेसल्स-स्टेल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एंड यही हमारा इस लेसन का मेन जो टॉपिक रहेगा। बट बिफोर दैट, कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड वन इज डिस्पर्सिव, अनदर वन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो जो कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है,
इनका कहना है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, इसी पेरेंटल स्ट्रैंड में एक पेरेंटल स्ट्रैंड के जस्ट एक कॉपी, एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी, जैसे कि मानो एटीजीसी है, तो टी ए सी जी वही होगा। मानो ये पेरेंट है ना, पेरेंट, तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री सिंपल सा बन जा रहा है टी, यू कैन राइट डाउन विच इज यस टी ए सी जी ए टी जी सी, अगेन उसी से ही टी ए सी जी ए टी जी सी। तो इसी तरीके से मतलब यहाँ पे अगर देखोगे, एक पेरेंट है, एक डॉटर है, एक पेरेंट है, ये डॉटर्स है। तो इसी में जो जनरेशन टू जनरेशन ये बढ़ता जा रहा है, इसमें पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व हो रहा है, उसी इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। द सेकंड वन इज डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव का कहना था कि ये जो डिस्पर्सिव मॉडल में डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, डीएनए के जो एक एक फ्रेगमेंट होंगे वो एक एक पेरेंटल काम करेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल ब्लू है, तो ये ब्लू का जहां से ब्रेक हुआ वहां पे एक नया सा स्ट्रैंड फॉर्म हुआ, और वो डॉटर स्ट्रैंड होगा, है ना। तो ये भी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। एंड इसी के साथ ये हाइब्रिड नेचर ऑफ जो डिस्पर्स हो के जो मतलब रेप्लिकेशन हो रहा है, इसको हम लोग डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा अभी एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। अगर ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसमें अगर देखा जाएगा तो ये जो एक स्ट्रैंड वो पेरेंटल रहेगा, डॉटर रहेगा, ये पेरेंटल रहा, ये डॉटर रहा। इसी तरीके से एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना, और उसके साथ साथ जैसे ये बढ़ता जाएगा जनरेशन टू जनरेशन, ये अगेन पेरेंटल डॉटर, देन पेरेंटल डॉटर, एंड द रिमेनिंग विल बी डॉटर डॉटर, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। एंड इसी को जानने के लिए हमें अभी थोड़ा सा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को जानना होगा। एंड विल स्टार्ट विद दिस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए replication. Okay, so one strand will act as a template, and the other strand will form a new copy, है ना? And we can say that जो मॉडल होता है, ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे that the scheme of this model, or it explains that two strands would, okay, just a minute, yeah, two strands would separate and act as template for the synthesis of new complementary strand. And after the completion, after the replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized daughter strand. Okay. So it is known as the semi-conjugative DNA replication. अब इसको जानने के लिए हमें इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जानना होगा। ओके, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। और ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा, मतलब एक बोल सकते हैं ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट रहा ये। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जो डीएनए है ना, डीएनए जो कि हम लोग बोल रहे हैं, दिस डीएनए विच इज हैविंग नाइट्रोजनस पेयर, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दिस दिस इज हाउ वी आर सेइंग इट इज स्टेबल इन नेचर, राइट। और ये स्टेबिलिटी, मतलब इतना स्टेबल अगर कोई मॉलिक्यूल है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये ब्रेक हो रहा होगा, सेपरेट हो रहा होगा, एंड उससे नया नया जो स्ट्रैंड बन रहे होंगे, ठीक है। तो इसी इसी में ये देखा गया कि जो इनका एक्सपेरिमेंट था, है ना, जो दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू,
which is Matthew Messelson and Franklin Stell. Sorry, Matthew Messelson and Franklin Stell, और वो एक्सपेरिमेंटेशन किए थे 1958 में, है ना? एंड वो कहाँ पे किए थे, किससे किए थे? दिस शोन इन ई कोलाई that this model of replication is going on, and you know E. coli is a bacterium, and उसको क्या किए, they grow this E. coli in a medium which is known as ammonium chloride, but this ammonium chloride is having 15N. 15N का मतलब क्या हो जाएगा? 15N और 15 mass of nitrogen is a heavy isotope of nitrogen, which is and we should know that which is not a रेडियोएक्टिव आइसोटोप, रादर इट इज अ हेवी आइसोटोप। हेवी है तो इसको हम लोग कोई मीन्स सेंट्रीफ्यूगेशन में उसको सेपरेट कर सकते हैं, उसका मास या डेंसिटी को डिफरेंट कर सकते हैं। एंड वो देखे कि जो मतलब ई कोलाई को जैसे एमोनियम क्लोराइड में ग्रो किए, ग्रो करने के बाद फिर उसमें उसको फिर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में उसको सेंट्रीफ्यूग किया। मैं लिख देता हूँ, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ मैं। बेसिकली सेंसिजियम जो होता है ये एक हेवियर एलिमेंट होता है। यस, हाँ। तो सीजियम जो है और क्लोराइड, क्लोराइड इज अ मीन्स लेसर मास एलिमेंट। तो सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में क्या होगा, सीजियम प्लस बन जाए, जो सीजियम प्लस होते हैं वो आयन नीचे रह जाएंगे और क्लोराइड आयन ऊपर रह जाएंगे, तो एक ग्रेडियंट, एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। एंड इस ग्रेडियंट में अगर कोई ऐसे एलिमेंट, अगर ऐसे कुछ मॉलिक्यूल हम लोग रखें जो कि मानो मीन्स एक हेवी हो, तो ऑब्वियसली वो हेवियर साइड में जाएगा, है ना? इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ हेवी, ये हेवी है। और अगर कोई मानो विच इज लाइटर है, तो यहाँ पे लाइट लाइटर रहेगा, और इसको एक हैवी बैंड देता है और एक लाइट बैंड प्रोवाइड करता है, और इसी से हम लोग जान सकते हैं कि किसका डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। ओके, ई कोली लिया गया क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है और इसका कल्चर ग्रो करना आसान है। अब इसमें सबसे पहला है ग्रो, they grew bacteria in 15 and heavy medium में। हम लोग यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ना बोल के बस हेवी हेवी 15N या हेवी मीडियम बोलेंगे। वो ग्रो करने का पहला जो सैंपल लेगा उसको हम लोग रेफरेंस बोलेंगे, 0 मिनट का रेफरेंस, मतलब जो स्टार्टिंग का होता है ना? उसमें देखा गया कि व्हेन दे मीन्स ग्रू दिस 15 एंड बैक्टीरिया 15 एंड हेवी मीडियम, सीजन क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में वो जो पेरेंटल स्ट्रैंड आया, जो ब्लू कलर का यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इट इज इट इज फाउंड इन द लोअर साइड और बॉटम साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और यू कैन, इससे ये पता चलेगा कि ये हैवी है, इट इज हैवी, राइट? फिर क्या किया गया, उसी से मतलब जो उसको वहां से इकोले को निकाल के नॉर्मल लाइट मीडियम में जो कि 14N है ना, जो कि 14N है, उसमें डाला गया। 14N लाइट मीडियम में जब डाला गया और उसको फिर 20 मिनट के बाद उसका सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया गया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का हमें पता है, ए सॉरी, ई कोलाई का पता है। ई कोलाई का जो डिवीजन टाइम होता है वो होता है, ई कोलाई डिवीजन टाइम इज और मल्टीप्लिकेशन टाइम इज 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स के बाद वो सैंपल को सेंट्रीफ्यूग किया गया और उसमें ये पाया गया कि सारे जनरेशन इंटरमीडिएट या ऐसे बीच में पाए जा रहे हैं। ओके, और उसके बाद फिर उसको फिर नेक्स्ट जनरेशन, मतलब फिर 20 मिनट्स के बाद फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। फिर पाया गया कि उसके जो मीन्स ये वी आर गेटिंग दैट मॉलिक्यूल। और यहाँ पे एक छोटा सा मैं मिस कर दिया था, हाँ, हम नाइट्रोजन 15 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज नाइट्रोजन 15 डीएनए में तो, सॉरी, नाइट्रोजन डीएनए में तो एक मेजर कंपोनेंट है, और उसके साथ साथ बाकी भी चीजों में है ना? जैसे प्रोटीन में हो जाएगा,
तो ये जो डीएनए है उसमें इट इज नाइट्रोजनस बेस इज मेनली विच इज नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो इसीलिए डीए 15N का एक आइसोटोप लिया गया। और इससे ये पता चलेगा कि जो डीएनए वगैरह है वो मैक्सिमम पाए जा रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में, बीच में, जो कि इंटरमीडिएट कहलाएंगे। उसके बाद जो उसको नेक्स्ट, फिर आफ्टर 20 मिनट्स 40 मिनट्स में, टोटल 40 मिनट्स में नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन के बाद उसका सर्टिफिकेशन किया गया। तो टू द टू सरप्राइज ये हाफ, 50% इंटरमीडिएट रहेंगे, 50% लाइट रहेंगे। लाइट मीन्स नॉर्मल नाइट्रोजन, 14 नाइट्रोजन का लाइट मीडियम का, जो ग्रो करने के बाद जो डीएनए का स्ट्रैंड मिल रहा है। ओके। तो इसी से ये पता चल रहा है कि मतलब जो एक पेरेंट है, पेरेंट में पहले था विच इज वी कैन से 59, वो कंजर्व हुआ, वो नॉट पूरा कंजर्व हुआ, सेमी कंजर्व हुआ, आधा कंजर्व हुआ, हाइब्रिड बना। फिर आधा कंजर्व हो रहा है और बाकी नॉर्मल डीएनए फॉर्म हो रहा है। और इसी को दिखाने के लिए यहाँ पे एक जो एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है विच इज this structure, and this structure says that this Messerschmitt shell experiment says that when this DNA, which is 59 DNA, is getting means centrifuged, तो उसका heavy दिख रहा है, but in the next generation the parental 15N is getting conserved। प्रीवियस डायग्राम उसमें कलर का डिफरेंस है थोड़ा, तो उसमें कंफ्यूज होने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, बस जानना है कि एक 15 है, ये 15 सेमी कंजर्व हुआ दोनों डॉटर स्ट्रैंड में, डॉटर डीएनए में, एक जो है 59 हुआ। इसी को अगर फिर देखेंगे तो एक जो रहा, अगेन दिस इज 59, ऑल्सो दिस 59, और ये दूसरा जो हुआ वो 49, दूसरा स्ट्रैंड हुआ वो 49 है, नॉर्मल नॉर्मल जैसा रहा। और जो बाकी के 50% अब जो मतलब डीएनए फॉर्म हुए वो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं विच इज 14N डीएनए और लाइट मीडियम। अब इसमें जब सीजन क्लोराइड के ग्रेडियंट में देखा जाएगा तो ऑब्वियसली ये पाया गया कि पहला में हैवी नीचे साइड में पाया गया, फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड 100% पाए गए मिडिल में, नेक्स्ट जनरेशन में 40 मिनट्स में, है ना, ये 20 मिनट्स में, 40 मिनट्स में पाया गया वो है इंटरमीडिएट जो, ओके ये गलत है, इट शुड बी इंटरमीडिएट। और हाँ ये हाइब्रिड है बट, सॉरी सॉरी हाइब्रिड है पर ये हैवी जो, सॉरी इंटरमीडिएट में रहेगा, दिस इज इंटरमीडिएट, पार्डन में। एंड ये जो रहेगा वो लाइट में, अपर में, 50-50%, 50%, 50%। अब इतना दिया है हमारे सिलेबस में, बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। अब देखेंगे, अगर मानो उसी चीज को जब एक सबसे पहला जो था वो था, दैट इज द फर्स्ट जनरेशन, और जो पेरेंटल, तो पेरेंटल का पाया गया, वो पाया गया 100% हैवी। फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट में पाया गया, दैट इज 100% हाइब्रिड। 40 मिनट के नेक्स्ट जनरेशन में पाया गया, दैट इज 50% and 50%, one is light, another one is hybrid। नेक्स्ट 60 मिनट्स में पाया गया होगा, और आफ्टर 20 मिनट्स जो उसका मीन्स सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, 75% बिकम लाइट, ओके, एंड जो 25% बिकम हाइब्रिड। फिर नेक्स्ट जनरेशन में पाया जाएगा 80 मिनट्स में, 88% बिकम, 88% इज लाइट, 12% इज हाइब्रिड। इसी चीज को मैं यहाँ पे एक कलर सीक्वेंस में, बस एक सेगमेंट के हिसाब से अगर देखा जाएगा, है ना, जस्ट अ मिनट, 0 मिनट में हम लोग पाए कि जो 15 है, हाँ, जो 15N स्ट्रैंड हुआ, लेट मी टेक इन द कलर फॉर्म, मानो ये 15N फर्स्ट थे, है ना। अब फर्स्ट जो जनरेशन उसके फॉर्म होते हैं, एक स्ट्रैंड हो जाएगा 15N, दूसरा स्ट्रैंड हो जाएगा 14N। सिमिलरली नेक्स्ट में जब पाया गया
दोनों पाए गए 14 and 14, और जो रिमेनिंग था पेरेंट एक कंजर्व हो रहा है, सेमी सेमी कंजर्व हो रहा है, विच इज 59। यहाँ पे ये स्ट्रैंड के हिसाब से माना जाना चाहिए। सिमिलरली उसके बाद का जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगा, एक बस यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। अगेन इट इज 14 and 14, और जो कंजर्व होगा वो हो जाएगा दिस वन, है ना। यहाँ पे मैं इसको लेवल कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इट इज पेरेंट जो कि हैवी 15n, है ना। इसमें हाइब्रिड, हाइब्रिड, इसमें लाइट, लाइट, हाइब्रिड, हाइब्रिड। नेक्स्ट जनरेशन में जब देखा गया, लाइट, लाइट, हाइब्रिड, हाइब्रिड, लाइट, लाइट, तो 75% हो जाएंगे वो हमारे यहाँ पे। दैट इज वी कैन से इज मीन्स हाइब्रिड, sorry, is light, and after that 75%, 25% is hybrid। तो इसी तरीके से ये जो रहता है इसको हम लोग उसी लिए बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, है ना। उतना ज्यादा यहाँ पे मैं नोट्स के लिए मैं नहीं जाऊंगा कि एक एक चीज को लिखने से फिर काफी ये रह जाएगा, है ना। बस स्टेप बाय स्टेप इसी चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पहला, दे ग्रो बैक्टीरिया इन हैवी मीडियम। देन उसका देखा जाएगा कि हैवी स्ट्रैंड जो है वो नीचे है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से। देन ट्रांसफर किया गया लाइट मीडियम में, फिर उसको सैंपल लिया गया 0 से 20 मिनट फर्स्ट राउंड और एप्लीकेशन में, फिर देखा गया जो कि ऑल आर इंटरमीडिएट फाउंड इन हाइब्रिड, फाउंड इन इंटरमीडिएट प्लेस। एंड उसके बाद फिर आफ्टर दैट जो उसको फिर मीन्स उसके नेक्स्ट नेक्स्ट टू सैंपल में पाया गया, उसको फिर जब सेंट्रिफिकेशन किया गया तो वो पाया गया कि वो 50%, 50% है। फिर नेक्स्ट पाया जाएगा जो कि 75%, 25% है। ओके। तो इसमें से एक पता चलता है कि एक जो डीएनए है ना, डीएनए का एक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट हो रहा है ना, और उसी टेम्पलेट के आधार पे, मानो दिस इज अ टेम्पलेट, उसी टेम्पलेट के आधार पे और एक उसका जो स्ट्रैंड बन रहा है। ओके। सिमिलरली और एक डॉटर जो डीएनए होगा, टेम्पलेट है, टेम्पलेट के बाद एक उसमें कॉम्प्लीमेंट्री न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। और इसी के साथ हम लोग फिर स्टार्ट कर सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। वन मोर लास्ट कॉन्सेप्ट इज देयर, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वी कैन राइट डाउन नोट। आफ्टर दिस सिमिलर एक्सपेरिमेंट 1958 में ही देयर इज अ साइंटिस्ट टेलर along with his colleagues, उतना डिटेल में नहीं है, जाएंगे भी नहीं, है ना। वो यूज किए रेडियो एक्टिव थायमिडिन। रेडियो एक्टिव थायमिडिन को जब वो मीन्स उसका मतलब इसमें कहाँ ये चेक किए, न्यूली सिंथेसाइज्ड रेडियोएक्टिव थायमिडिन किए टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, सिंथेसाइज्ड डीएनए इन क्रोमोसोम। किसका क्रोमोसोम, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड फैक्ट बेस्ड रह जाएगा, ऑन विसिया फावा, और जिसको हम लोग फावा बेंस भी बोलते हैं ना। डिटेल में नहीं जा रहा। एंड इससे वो प्रूव होता है कि डीएनए इन क्रोमोसोम, ये बस डीएनए की बात नहीं, क्रोमोसोम जैसे रेप्लिकेट करता है ना, डिवाइड करता है ना, वो भी डीएनए इज क्रोमोसोम आल्सो replicate semi conjugatively, sorry, semi conjugatively. With this, it is
अबाउट द स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट जब जाएंगे तो कैसे वो डीएनए के दो स्ट्रैंड ब्रेक हो रहे हैं और वो सेपरेट हो रहे हैं, और उसके साथ किस मशीनरी से, किस मैकेनिज्म से उसमें फिर एक्स्ट्रा जो स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स है ना, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।